बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाज़रीन, आज की हमारी खबर जो है वो सीडीए से मुतल्लिक है। हिट स्टोरी जो है, सीडीए में चेयरमैन जनाब मोहम्मद अली रंधावा साहब ने बड़ा एक सख्त एक्शन लिया है। डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग है फराज मलिक साहब, उनको मिसकंडक्ट पर मुअत्तल कर दिया गया है। एक तो हम इसका जायजा लेंगे कि आया वाकई वो कसूरवार थे। अगर तो कसूरवार थे तो फिर तो चेयरमैन साहब ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, क्योंकि हम तो काफ़ी देर से कह रहे हैं कि चेयरमैन साहब जब तक डांग नहीं उठाएंगे तो उस वक्त तक काम नहीं होंगे। लेकिन देखना यह भी है कि बंदा कसूरवार भी था या नहीं, या जिस मामले में उनको मुअत्तल किया गया उसमें कसूरवार कोई और था। ये सारी चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब। उन्हीं से इस केस की बारीकियों को हम जानेंगे कि क्या मोहम्मद अली रंधावा साहब का ये एक्शन दुरुस्त है या उन्होंने इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए। अस्सलाम वालेकुम संधू साहब। संधू साहब, आप बार बार कहते हैं कि चेयरमैन साहब को, चेयरमैन सीडीए जनाब मोहम्मद अली रंधावा साहब को फौरी कार्रवाइयाँ करनी चाहिए। ये जो उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर हैं प्लानिंग फराज मलिक साहब, उनको सस्पेंड कर दिया मिसकंडक्ट पे। पहले तो मुझे बताएं कि उन्होंने क्या मिसकंडक्ट किया, सिर्फ मिस किया या कंडक्ट उनका अच्छा नहीं था, मामला क्या हुआ? जी मांगट साहब, पहली बात है जो बड़ा अच्छा एक्शन उन्होंने किया, लेकिन अगर आप किसी रैली में शामिल हो मैराथन में, बाकी दुनिया मशरक को भागती है, आप मगर वो भाग रहे हैं, तो आप सोच के बैठ जाए मैं अकेले ही रेस विन कर जाऊंगा। ये वैसी ही रेस है, क्योंकि इस केस का ये एक्चुअली इनफैक्ट थोड़ा सा हमें तफसीली देखना है। ये केस असल में ये है कि एक स्कूल अलॉट किया गया स्पेशल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन को, स्पेशल एजुकेशन वालों को, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सेकेंडरी स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। सही। और ये कब अलॉट किया गया था? ये कहीं 2000 से पहले की बात है ये। अच्छा अच्छा। 12। अच्छा, अब इन्होंने 2008-9 में ट्राई की कि जी इस बजाय स्कूल बनाने के हमें सीडीए इजाजत दे कि जी इधर हम टीचर्स कॉलोनी बना लें और हॉस्टल्स बना लें। सही। यानी स्कूल ना बनाए। सही। लकीली अनलकीली मैं उस वक्त डायरेक्टर अर्बन प्लानिंग का, ये 2007। बाय द वे, ये जगह कितनी है? ये जगह जनाब है हमारी 6.8 एकड़। अच्छा, इसके ऊपर मतलब फ्लैट्स बन सकते हैं फैमिली के लिए, अगर मतलब जो सोचा गया वो बड़े आराम से। 6 एकड़ तो बहुत बड़ी जगह है। सही। लेकिन क्यों क्यों? बात ये कि एक स्पेसिफिकली एक पर्पस के लिए अलॉटेड है। पहली बात तो स्कूल का प्लॉट इक्वल बट नहीं हो सकता। तो जब आपके पास ये मामला आया था तो आपने क्या लिखा उसमें? मैं बिल्कुल, एक तो स्पेसिफिकली अलॉट नहीं हो सकता, नंबर 2 तो चेंज नहीं हो सकता। आई एम सॉरी, चेंज नहीं हो सकता। अच्छा, आप उस वक्त जब मेरे पास आई एप्लीकेशन, उस वक्त इनकी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी, जो कि ना प्लान के मुताबिक थी ना अलॉटमेंट के मुताबिक थी। ये बात है 2008 की। तो मैंने उस वक्त इनको कहा कि ये कन्वर्जन नहीं हो सकती, आप ये नहीं बना सकते, ये नहीं बना सकते। अच्छा, इन्होंने उस वक्त ही शुरू कर दी थी ये वारदात? अच्छा, देखिए इसमें बहुत सारे पता नशीनों के नाम है। जब मिसकंडक्ट पे किसी अफसर की बात होती है, इसमें मिसकंडक्ट है किस किस का? वैसे आज तो हम स्टूडियो में ये प्रोग्राम करेंगे संधू साहब, फिर मौके पे भी चलेंगे। इसमें 3-4 लोगों का मिसकंडक्ट है जिसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई। अच्छा अच्छा। और जिस बेचारे को मैं कहूँ फ्राई कर दिया गया, उसका मिसकंडक्ट सिर्फ ये है कि उसने इनका गैर कानूनी कहना मानने से इनकार किया। वो साहब के सामने से गुजरे होंगे ना? जी हाँ। नजर पड़ जाए ना साहब की, साहब कहते हैं फ्राई कर रहा। अच्छा, अब इस बात है कि मेरे पास जब केस आया 2007 और 2008 में, तो मैंने उस वक्त केस भेजा कि जनाब ये जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए प्लॉट अलॉटेड है, ऑलरेडी स्पेशल एजुकेशन कितने स्कूल है इस्लामाबाद में, तो जो दिया वो उसको भी आप कन्वर्ट कर रहे हैं। इसकी मैंने 3 रीजन दी। नंबर 1, इट वाज वायलेशन ऑफ इस्लामाबाद लैंड डिस्पोजल रेगुलेशन 2005। दूसरी रीजन, इट वाज वायलेशन ऑफ terms and conditions of allotment of this education plot. Number 3, it was violation of approved building plans, building bylaws, CDA.
और केस भेजा मैंने उससे कर लाशारी साहब चेयरमैन थे, तो चेयरमैन साहब की अप्रूवल से हमने इसको रिजेक्ट किया। साथ ही साथ 2008 में ये दोबारा आए तो फिर मैंने लीगल एडवाइजर को केस भेजा। प्रेशर तो हर वक्त ही आते हैं ना, कि मैंने अपना व्यू पॉइंट दिया कि मेरा व्यू पॉइंट ये है और हम रिजेक्ट कर चुके हैं, ये आप इसके ओपिनियन दे। उसने बिल्कुल बड़ी क्लियर ओपिनियन दी उस वक्त के लीगल एडवाइजर ने। उन्होंने कहा कि जनाब एक तो ये बड़ी क्लियर वायलेशन है टर्म्स ऑफ अलॉटमेंट की, ILDR की, लिहाजा इसको चेंज नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जनाब इसको भेजा जाए कंसर्न फॉर्मेशंस को फॉर एक्शन। ये चीज नोट है, मिसकंडक्ट किधर है। उसमें 2 फॉर्मेशन थी, एक था डायरेक्टोरेट ऑफ स्टेट मैनेजमेंट जिन्होंने ये अलॉटमेंट की थी कि जनाब ये वायलेशन ऑफ योर टर्म्स एंड अलॉटमेंट है, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अलॉटमेंट, लिहाजा दिस इज लायबल टू बी कैंसल्ड अंडर सेक्शन 19D। फिर हमने बिल्डिंग कंट्रोल को लिखा कि जनाब ये गलत बिल्डिंग बना रहे हैं, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन आज की तारीख तक ना प्लॉट कैंसिल हुआ है और ना ही बिल्डिंग रोकी गई है, वो जारी है, यानी टीचर कानूनी बन रही है, मतलब बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है। दैट इज वो स्कूल अच्छा। अब अगली बात इसमें जो बहुत ही अहम है कि अब ये कार्रवाई क्या है। कार्रवाई ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा के इनिशिएटिव लिया एम्पावरिंग दी वुमेन। उसमें उनका इनिशिएटिव्स में से एक था कि वुमेन हॉस्टल बनाए जाए। अब जनाब इन्होंने ये वादा डालने की कोशिश की कि प्राइम मिनिस्टर साहब के जो डायरेक्टिव्स है ना, उनके अम्ब्रेला के नीचे कि एक जो बार बार रिक्वेस्ट हमारी रिजेक्ट हो रही है, उसमें इसको इस नाम पे कर लेते हैं कि जनाब ये बिल्डिंग जो बन रही है ना, बगैर वायलेशन में, सारे बायलॉज की वायलेशन, बगैर अप्रूवल के, बगैर वायलेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन के, तो इसको जी विमेन हॉस्टल के लिए यूज कर लिया जाए। अब बात यह कि इसमें 2 क्वेश्चन है। नंबर 1 कि क्या सीडी के पास विमेन हॉस्टल के लिए जगह नहीं है। इस वक्त एक हॉस्टल है विमेन हॉस्टल का, वर्किंग वुमेन का, G7 में, ये आपके बिल्कुल साथ ही जिनोज के सामने नहीं, वो तो एक जिनोज है, वो G7 का, हाँ, ये कच्ची बादी के सामने, जी। और उसके साथ अनयूटिलाइज्ड बेतहाशा जमीन पड़ी है कि अगर तुम समझते हो कि हमें एक और हॉस्टल बनाना ही है, तो व्हाई नॉट दैट स्पेस। स्कूल की कई एकड़ जमीन खाली पड़ी है, लेकिन सब तो बिल्कुल खाली हॉस्टल के साथ पड़ी है। तो जिसका मतलब अगर तो मंशा होती कि प्राइम मिनिस्टर साहब का डायरेक्टिव इंप्लीमेंट करना है, तो फिर तो बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन अच्छा काम बुरे तरीके से करने के लिए और उसके अम्ब्रेला में एक गैर कानूनी काम को कानूनी तरीके से काम करवाने की कोशिश की गई। संधू साहब, ये जो इमारतों की हैसियत को, अहमियत को, या उनकी जो असल शक्ल है उसको तब्दील करवाते हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग? ये हमेशा ऊपर से नाज़िल होते हैं। ये इनके पास नोटों वाला चमक का अम्ब्रेला होता है या क्या गेम क्या है? अब क्या बताऊं आपको, दोनों ही चीजें होती हैं। देखें मांगड़ साहब, मेरा क्योंकि इतना लंबा मतलब सर्विस का स्पैन है, तो इसमें बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस की हैं। इसमें कोई निकलेगी फनकारी? फनकारी सबसे बड़ी है कि जेस का केस बार बार रिजेक्ट हो रहा था, इसी अम्ब्रेला में उन्होंने कहा लगते आदिया कर ले। हाँ जी। अब इस कंसर्न अफसर ने, जो डिप्टी डायरेक्टर अर्बन प्लानिंग है, इसने मिसकंडक्ट ये किया कि इसने जो पिछला केस रिजेक्ट हुआ था मेरे जमाने का, वो कोर्ट कर दिया कि जी पहले हम रिजेक्ट कर चुके। पहले जनाब उस वक्त डायरेक्टर अर्बन प्लानिंग थे, उन्होंने इन ग्राउंड्स पे रिजेक्ट किया था और ये अभी तक वैलिड है। और जो हमने केस डिक्लाइन किया था, इट वाज थ्रू मेंबर प्लानिंग विद द अप्रूवल ऑफ चेयरमैन CDA। अब अगर उसने ये किया है तो उसने कौन सा मिसकंडक्ट किया है? उसका तो मिसकंडक्ट नहीं है, चूंकि ऑलरेडी, या तो फिर आपको लेटर लिखेंगे जी आपने क्यों मिसकंडक्ट किया था, मुझे लिखे तो मैं तो फिर बड़ा अच्छा सा जवाब दूंगा ना भला सा। हाँ जी। फिर लाशारी साहब को लिखे ना कि उन्होंने क्यों रिजेक्शन अप्रूवल की थी। हाँ बिल्कुल सही बात, उसने अप्रूव किया था ना। लेकिन हमने तो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट्स और रेगुलेशन उसको डिक्लाइन किया था। मतलब फराद मलिक को वैसे ही तल दिया इन्होंने।
इसलिए कि वो मेंबर प्लानिंग की मर्जी का काम नहीं कर रहा था। अच्छा, मेंबर प्लानिंग साहब ने उसको प्रेशराइज करने के लिए कि जनाब आपको ये करना है। मैं थोड़ा सा इधर और भी बात करूं कि उसने, मैं उसको समझता हूं इलीगल है, उसने इनको एक वे आउट दिया है, मेंबर ने, फराज साहब ने। अच्छा, फराज ने थोड़ा सा रास्ता दिया है, रास्ता दिया है। उसने कहा जी इसको कन्वर्जन करने से पहले, चेंज करने से पहले आप बिल्डिंग कंट्रोल और स्टेट मैनेजमेंट की रिकमेंडेशन ले लें, जो कि मैं समझता हूं नहीं वायबल, दैट इज इलीगल। मेरे ख्याल उसने ना अपना बोझ फेंकने की कोशिश की है कि मेरे पे ना आए बात, क्योंकि मैं जब रिजेक्शन हमने की थी तो इन दोनों को हमने कहा था कि जाके एक्शन ले। अब उसके प्रेशराइज किया जा रहा था कि नो, स्टेट वे यू पुट अप द केस फॉर कन्वर्जन। ये उसने मिसकंडक्ट किया है। अब यहां पे है कि अब मिसकंडक्ट किसका है। पहला मिसकंडक्ट तो यह है कि उस वक्त 2007-8 में जिन लोगों को लिखा गया कि एक्शन ले इस वायलेशन के अगेंस्ट, वो लोग हैं। मिसकंडक्ट तो उनका है। अगला मिसकंडक्ट जो है वो मेंबर प्लानिंग का है कि मेंबर प्लानिंग अपने सुबार्डिनेट को इलीगल काम के लिए क्यों कह रहा है। तो मिसकंडक्ट वो उसका नहीं है जो इलीगल काम नहीं कर रहा, मिसकंडक्ट उसका है जो गलत काम के लिए कह रहा है। अच्छा, ये जो मिसकंडक्ट हुआ है जिन लोगों ने किया, उनमें सारे मर्द हजरात हैं या कोई मिस भी है? नहीं, उन्होंने सारे मर्द हजरात है। अच्छा, मिस्टर कंडक्ट हुआ है, मिसकंडक्ट नहीं हुआ। ठीक है जी, सही। चेयरमैन साहब, बहुत अच्छी बात है, इसी केस को बुनियाद बना लें। संधू साहब, मेरी एक बात, मेरा दिल कह रहा है कि हो सकता है कि चेयरमैन साहब को असल बात ही ना बताई गई हो। हम बता रहे हैं ना, हम बता रहे हैं ना। नहीं, ये मानते ना वैसे आप? यस, मेंबर प्लानिंग ने रिकमेंडेशन भेजी है, और कौन सी रिकमेंडेशन गई है कि चेयरमैन साहब को बताया ना गया कि पहले ये रद्द हुई है। एग्जैक्टली। तो मेरे भाई, अब आगे मिसकंडक्ट किन का है, मैंने जैसे पॉइंट आउट किया, पहले मिसकंडक्ट उन 2 डायरेक्टोरेट्स का जिनको उस वक्त लिखा गया जनाब इनके खिलाफ एक्शन ले, उन्होंने क्या एक्शन लिया। नंबर तीसरा जो मिसकंडक्ट है वो मेंबर प्लानिंग का है, इसलिए कि वो गलत काम के लिए क्यों प्रेशराइज कर रहा है। क्या मेंबर प्लानिंग ने रेगुलेशन नहीं पढ़े? मेंबर प्लानिंग को मैं बार बार कहता हूं कि वो टाउन प्लानर नहीं है बाय प्रोफेशन। उसकी अपनी अपॉइंटमेंट जो है एज मेंबर प्लानिंग एंड डिजाइन, दैट इज वायलेशन ऑफ सीडीए रेगुलेशन, दैट इज वायलेशन ऑफ सीडीए ऑर्डिनेंस, दैट इज वायलेशन ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिसीजन, दैट इज वायलेशन ऑफ पैरामीटर्स फ्रेम्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर प्लानिंग एंड डिजाइन। सबसे आखिरी बात मैं हमेशा कहता हूं कि अगर एक नॉन प्रोफेशनल बंदे को लगाएंगे, उसको पता ही नहीं है कि इस लैंड यूज प्लान की सैंक्टिटी क्या है। लैंड यूज प्लान बनाया जाता है कि जो यूज जहां लैंड यूज आने हैं, जिस रेशो में आने हैं, जो अलाइड फैसिलिटी है उस कम्युनिटी की, वो कहाँ रखनी है और कितनी तादाद, कितनी मिकदार में रखनी है, ये लैंड यूज प्लान है। एक बंदे की जिसकी ट्रेनिंग ही नहीं है, जिसकी क्वालिफिकेशन ही नहीं है, जिसका एक्सपीरियंस ही नहीं है, उसको क्या पता है सैंक्टिटी का। वैसे संधू साहब, अगर ये करना ही चाहे, मतलब चेयरमैन साहब कहें यार ये करना है, तो इसका लीगल वे क्या है? यस, इसका लीगल, टेक दिस केस टू द कैबिनेट। अच्छा, कैबिनेट कर सकती है? कैबिनेट के पास अथॉरिटी है। सही है, कैबिनेट कर सकती, लेकिन उस सूरत में क्या होगा? पहली बात तो इतनी मजबूरी क्या है? मैं तो वे आउट दे रहा कि G7 में जगह दे देना, वुमेन हाउस के लिए पड़ी है ना। हाँ, या तो जगह ना हो, या तो जगह ना हो। हाँ। दूसरी बात ये कि मैं फिर कहूंगा कि अगर आपने इसी को ही कन्वर्ट करना है तो पैरेलल टू इट प्लीज स्पेशल एजुकेशन के लिए स्कूल की साइट फॉर ही लगाएं। ये I94 की है ना? I94 की। सही। I94 में और भी जगह पड़ी है, मुझे पता है एक जगह का। आई कैन शो देम एवरी इंच ऑफ अवेलेबल लैंड। लेकिन शायद इनको ना पता हो, मैं बता सकता हूं। देखिए, हर चीज को करने का तरीका है कि आप एप्रोप्रिएट फोरम पे ले जाएं, सही सूरत बताएं। आप प्राइम मिनिस्टर साहब को किसी ने बताया तो नहीं होगा, स्पेशल डायरेक्टर, स्पेशल एजुकेशन वालों ने, हाँ, जनाब हम तो आपका जो डायरेक्टर जो इनिशिएटिव है वेरी फाइन, उसको हम मिस यूज कर रहे हैं।
तो मेरी बात बड़ी सिंपल सी है कि एक तो चेयरमैन साहब देखें कि इसको लीगली किस तरह किया, अगर करने मजबूरी मेरे हिसाब से कोई मजबूरी नहीं है। लाशारी साहब भी चेयरमैन थे ना इस अथॉरिटी के। एक केस में सर हमें, आप लाशारी साहब विटनेस है, इतना प्रेशर सर लाशारी साहब को काम करने के लिए, हमने डिस्कस किया, मैंने कहा सर ना करें, गैर कानूनी काम मतलब करो जी। हालांकि वो इसके लिए भी तैयार थे, हम कानूनी फोरम पे ले जाते हैं, लेकिन मैंने कहा जी टेक्निकल वायबिलिटी नहीं बनती। सहला शरीफ साहब ने जाके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कह दिया था कि सर नहीं बनता, इट्स ओके। वो क्या काम क्या था? नहीं, मैं उसके बारे में नहीं है, ये भी नहीं मेरे लाशारी साहब। चले ठीक है, मैं इस काम के लिए कहूंगा दो डायमेंशन। एक तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब का जो बड़ा है, मैं समझता हूँ टाइमली और जबरदस्त इनिशिएटिव है कि वेमेन हॉस्टल होना चाहिए। हाँ। इसके लिए इसको इम्प्लीमेंट किया जाए और इसके लिए जगह सीडी के पास मौजूद है, एक नहीं दो के लिए जगह दी जाए। नंबर 2, कन्वर्जन ऑफ a school specially for special children, इसको किसी सूरत कन्वर्ट ना किया जाए। नंबर 3, मिसकंडक्ट जिसका है, मैं मेंबर प्लानिंग को कसूरवार गर्दानता हूं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, ना कि कैसे बनेगा जैसे ने सही बात बताई है। बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। तो नाजरीन, आपने सुना कि डायरेक्टर प्लानिंग फराज मलिक साहब के साथ क्या हुआ कि उन्होंने जो पहले से एक रद्दशुदा समरी थी उसके ऊपर लिखा कि पहले इसको जनाब संधू साहब इनकार कर चुके और ये नहीं तब्दील हो सकता, और संधू साहब बता रहे हैं कि इसकी तब्दीली का वाहिद फोरम जो है वो काबीना के जरिए हो सकता है। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, और चेयरमैन साहब को भी ये देखना चाहिए कि वो स्पेशल बच्चों के लिए बनाया जाने वाला स्कूल है, और आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा कि जिन वालिदैन के स्पेशल बच्चे होते हैं वो दूसरे नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा उन स्पेशल बच्चों से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उनका ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, और हर माशरे में ऐसा ही होता है। लेकिन हमारे यहाँ स्पेशल बच्चों के लिए जो जगह रखी गई स्कूल बनाने के लिए, पता नहीं पिछले बैठा हुआ कौन सा फनकार है जो कहता है यहाँ पे टीचर कॉलोनी बनाई जाए। हालांकि टीचर्स को यहाँ पे वैसे भी मकानात अलाट हुए हुए हैं, और टीचर्स का यहाँ पे कोटा भी है जो हाउसिंग अथॉरिटी जो अलाट करती है। इसके बावजूद वहाँ पे टीचर कॉलोनी बनाने का आइडिया किसका है? चेयरमैन साहब को ये सारी इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए, और जो फनकार पीछे है उसको सामने लाना चाहिए, और मेंबर प्लानिंग जो हैं उनको जनाब चेयरमैन साहब बुला के पूछें कि ये आपने मुझे गलत ब्रीफ क्यों किया। लेकिन अगर चेयरमैन साहब खुद ही कायल हैं तो फिर तो इसका कोई इलाज नहीं। बहरहाल वज़ीर आज़म साहब का चूँकि ये हुक्म है कि ख़वातीन के लिए हॉस्टल बनाया जाए, बिल्कुल बनाया जाए, जैसा कि संधू साहब ने बताया कि जो पहले से हॉस्टल है G7 में उसके साथ जगह पड़ी हुई है, शहर में और बहुत सारी जगह पड़ी हुई है। आखिर ये किसकी सोच है कि जो स्पेशल बच्चों के लिए स्कूल की जगह मुख्तस है उसी पे कब्जा किया जाए? उस फनकार की तलाश भी बहुत ज़रूरी है। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।